नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? ऑप्शन है गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन जो है ओडिशा राज्य में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? इसका ऑप्शन है बोमडीला दर्रा, सिपकिला दर्रा, जोजिला दर्रा या फिर ऑप्शन डी है देवसा दर्रा। तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा जो है आपका बोमडीला दर्रा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बोमडीला दर्रा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जल और स्वच्छता के मानव अधिकार को किस वर्ष मान्यता दी थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2010 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष हुई थी? 1929 में, 1932 में, 1930 या फिर ऑप्शन डी है 1928 में। तो विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? ऑप्शन दिया गया है पाकिस्तान, फिजी, मालदीव या फिर फिलीपींस। तो कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो यह आपका मालदीव है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मालदीव। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चोटी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कौन सी चोटी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। तो यह आपका डोडा बेटा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डोडा बेटा। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो यह आपका फिनलैंड की राजधानी है। किसकी? फिनलैंड की। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी का भंडार किस परियोजना द्वारा चलाया गया है? ऑप्शन है बाण सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, ऑप्शन सी दिया गया है माता टीला परियोजना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी का भंडार किस परियोजना के द्वारा चलाया गया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदिरा सागर परियोजना। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध का उल्लेख है किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 23 है। तो मेरे प्यारे साथियों, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध का उल्लेख जो है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 23 है। अकबर ने पहली बार जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो अकबर ने पहली बार जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1564 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। रात्रि आकाश में चमकने वाली समस्त पिंडों को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि रात्रि आकाश में चमकने वाली समस्त पिंडों को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है आपका खगोलीय पिंड कहा जाता है। क्या? खगोलीय पिंड।
प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है आर के गुप्ता। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है आपका अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। प्रसिद्ध उपन्यासों में से कौन सा भारतीय लेखक आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है? तो यह आपका द डार्क रूम है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा द डार्क रूम। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानसूनी हवाएं किस प्रकृति की होती है? तो मानसूनी हवाएं किस प्रकृति की होती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्पंदमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने गांधी जी से चंपारण में किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने को कहा था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किसने गांधी जी से चंपारण में किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने को कहा था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन लक्षद्वीप की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए कानून बना सकता है? ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है उपराज्यपाल। तो लक्षद्वीप की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए कौन कानून बना सकता है? तो यह आपका राष्ट्रपति कानून बना सकता है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो आपको बताना है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो यह आपका अनुसूची 5 है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुसूची 5 है। भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक व अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक व अध्यक्ष कौन थे? तो यह आपका सर दोराबजी टाटा थे। कौन? सर दोराबजी टाटा। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्क्रीट और पिस्तौल शब्द निम्न में से किस खेल से जुड़ा है? शूटिंग, तीरंदाजी, कुश्ती या फिर मुक्केबाजी। तो स्क्रीट और पिस्तौल शब्द जो है आपका किस खेल से जुड़ा है? तो यह आपका शूटिंग खेल से जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शूटिंग। किस खेल में प्रतिद्वंदी को पटखनी देकर रखने के लिए अंक दिए जाते हैं? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस खेल में प्रतिद्वंदी को पटखनी देकर रखने के लिए अंक दिए जाते हैं? क्या यह है आपका बास्केटबॉल में होता है, कुश्ती होता है, खो खो या फिर तैराकी? तो आपका पटखनी किसमें दिया जाता है? तो यह आपका कुश्ती खेल में दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा कुश्ती खेल में। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि निम्न में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक जो है आपका पाणिनि हैं। तो प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है। तो बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो यह आपका तुर्की भाषा में लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तुर्की भाषा में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश को सफेद हाथियों का देश कहते हैं? जापान को, थाईलैंड को, अफगानिस्तान को या फिर रूस को? तो सफेद हाथियों का देश किस देश को कहते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा थाईलैंड को। निम्न में से किस घाटी में करेवा पाए जाते हैं? तो करेवा किस घाटी में पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कश्मीर घाटी में।
सेवराय पहाड़ियां भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या फिर तमिलनाडु में? तो साथियों, सेवराय पहाड़ियां जो है आपका तमिलनाडु में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु में। साथियों, आपसे जवादी भी पूछा जाता है कि सेवराय व जवादी पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु। कथा सरित सागर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़, सोमदेव, हर्षवर्धन या फिर वाल्मीकि? तो कथा सरित सागर नामक पुस्तक के लेखक सोमदेव हैं। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोमदेव। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक कौन है? तो यह आपका वात्स्यायन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वात्स्यायन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण जो है कब किया था? तो यह आपका 1519 ईस्वी में किया था। कब? 1519 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। ध्यानचंद्र हॉकी स्टेडियम निम्न में से कहां पर स्थित है? बरेली में, काशी में, इलाहाबाद में या फिर लखनऊ में? तो मेरे प्यारे साथियों, ध्यानचंद्र हॉकी स्टेडियम जो है आपका लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लखनऊ में। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है, तो यह आपका जावा खाई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जावा खाई। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नारायणी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? ऑप्शन है नर्मदा नदी, कोसी नदी, महानदी या फिर वेतवा नदी? तो कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो यह आपका महानदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह आपका घनानंद था। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घनानंद। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो यह आपका मोहम्मद बिन कासिम था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1483 ईस्वी में। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो ये आपका 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 वर्गों में। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मलयालम, कन्नड़, तेलुगु या फिर बांग्ला? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलुगु। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? ऑप्शन है मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या फिर मन्नार की खाड़ी? तो भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से कौन अलग करता है? तो यह आपका मन्नार की खाड़ी है। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जे.एम. कीन्स को। भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू,
महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी या फिर सुभाष चंद्र बोस है? तो भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अमीर खुसरो, दयानंद सरस्वती, जयशंकर प्रसाद या फिर मलूक दास है? तो भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमीर खुसरो। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? देवभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा या फिर देश भाषा? तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो राजभाषा कहा गया है। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजभाषा। साथियों, राजभाषा हिंदी को भारतीय संविधान में कहा गया है। यह किस आर्टिकल में है? तो यह आपका आर्टिकल 343 में है। किसमें? आर्टिकल 343 में। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जुलाई, 24 जुलाई, 25 नवंबर या फिर 26 नवंबर? तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 26 नवंबर को। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्य सचिव। तो भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है आपका कौन होता है? तो यह आपका प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, लखनऊ में, न्यूयॉर्क में या फिर कोच्चि में? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है आपका जिनेवा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिनेवा में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नील्स बोर ने परमाणु मॉडल कब दिया था? तो नील्स बोर ने परमाणु मॉडल कब दिया था? 1915 में, 1916 में, 1913 या फिर 1918 में? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1913 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अवसर पर जो है आपका अतिथि कौन थे? तो यह आपका अब्देल फतह अल सीसी थे। कौन? अब्देल फतह अल सीसी। आपका प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक कौन हैं? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक कौन थे? तो यह आपका केलू चरण महापात्रा थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केलू चरण महापात्रा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर केरल। तो गरबा नृत्य जो है आपका यह गुजरात राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के साहित्यकार कौन है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि गुप्त काल के साहित्यकार कौन है। तो साथियों, गुप्त काल के साहित्यकार कालिदास, भैरवी, हरिशेन ये सभी हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों,
इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।